हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइट वेस्ट एकेडमी। वाइट वेस्ट एकेडमी में आज से हम जीके पढ़ना शुरू करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे और एंशियंट हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्स जो है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। पर लिटरेरी सोर्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है क्या। The study of ancient India, the study of ancient India is important as it tells us how, when and where people developed the earliest culture in our country। एक तो देखो, जो एंशियंट इंडिया की स्टडी है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कब कहाँ और कैसे हमारी कंट्री के अंदर अर्लियर सिविलाइजेशन आता है, उनका कल्चर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है हमें एंशियंट इंडियन से एंशियंट हिस्ट्री से ही मिलती है। And it's indicate how they started their agriculture which made life secure and settled। कैसे इन लोगों ने खेती बाड़ी की शुरुआत करी, अपनी लाइफ को सिक्योर और सेटल्ड बनाया। कैसे एंशियंट इंडियंस के जो लोग थे उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को डिस्कवर्ड किया, उसको यूज करा, कैसे उन चीजों से अपनी रोजमर्रा की कमाइयों का साधन बनाया नेचुरल रिसोर्सेज को। और the sources that are responsible for providing information about history are known as historic source। और जो सोर्स हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हिस्टोरिक सोर्स कहते हैं। अब हिस्टोरिक सोर्स जो थे जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एंशियंट हिस्ट्री की, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आर्कोलॉजिकल और एक लिटरेरी सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स वो है जो चीजें हमें मिली है खुदाई के दौरान, जो चीजें हमें मिली है, जैसे कि मटेरियल रिमेन्स, पोइट्री, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, जो चीजें हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताती है, उनका एविडेंस जो हमें मिला है वो सब आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर आता है। और लिटरेरी सोर्स के अंदर जो हमें टेक्स्ट मिला है, जो हमें रिटन मटेरियल मिला है, वो सब लिटरेरी सोर्स के अंदर आता है। और लिटरेरी सोर्स के अंदर रिलीजियस, सेक्युलर और फॉरेन अकाउंट्स आते हैं। अब लिटरेरी सोर्स होता क्या है? लिटरेरी सोर्स एक तो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है हमारी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री का। हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स कोई है तो वो लिटरेरी सोर्स है। द मोस्ट एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट handwritten material in India are not older than 4th century AD। एक तो सबसे एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी गई है इंडिया के अंदर वो 4th सेंचुरी एडी सेंचुरी से पुरानी नहीं है, हमें 4th सेंचुरी के बाद की ही मिली है, और वो भी जो मिली है वो सेंट्रल एशिया में मिली है। और इन इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो बेर्शबार्क या पाम लीव्स पे, पत्तों या पेड़ों के तनों पे लिखी गई थी। और सेंट्रल एशिया के अंदर यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए शिप लेदर्स और वुडन टेबल्स का यूज किया गया है। अब लिटरेरी सोर्सेज भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, इंडिजीनियस सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज। इंडिजियस सोर्सेज टू पार्ट्स में डिवाइड है, रिलीजियस और सेक्युलर। जितने भी रिलीजियस सेक्रेट टेक्स्ट मिले हैं वो रिलीजियस के अंदर आते हैं, जितने भी नॉन सेक्युलर, सेमी हिस्टोरिकल बायोग्राफीज वगैरह जो हमें मिली है वो सेक्युलर के अंदर आती है। और फॉरेन सोर्सेज वो है जो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर जो हमारी कंट्री के अंदर आए थे, फॉरेन ट्रैवलर्स वगैरह, उन्होंने जो अपने रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट वगैरह जो रखे हैं वो सब फॉरेन सोर्स के अंदर आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंडिजीनियस सोर्स। ये तो हमें पता है कि टू पार्ट्स में डिवाइड है, रिलीजियस और सेक्युलर। जो रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर आते हैं, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिक टेक्स्ट जो है ये रिलीजियस के अंदर आते हैं। और जो जितने भी हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल टेक्स्ट है वो सेक्युलर के अंदर आते हैं। अब रिलीजियस लिटरेचर होता क्या है? देखो, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट प्रीडोमिनेटेड एक्सप्लोर रिलीजियस थीम। एंशियंट इंडियन के जितने भी हमें टेक्स्ट मिले हैं वहां पर रिलीजियस थीम को काफी डीपली एक्सप्लोर किया गया है। सबसे जो कुछ फेमस रिलीजियस लिटरेचर है वो है वेदास, द एपिक्स रामायण एंड महाभारत, पुराणास एंड बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, और अदर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो हमें मिले हैं। ये लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं जिस टाइम के ये है वेदास, रामायण, महाभारत, पुराणास, बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जितने भी हमें लिटरेचर मिले हैं ये अपने अपने टाइम के हमें सोशल और कल्चरल कंडीशन के बारे में बताते हैं। बट यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन्हें टाइम और प्लेस के कंटेक्स्ट पे यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। Vedic literature give us a clear picture of political, social and economic life of Aryans and of the conflicts between the Aryans and non-Aryans। वैदिक लिटरेचर में क्या है, हमें आर्यंस के बारे में पता चलता है। वैदिक लिटरेचर में ऑल अबाउट आर्यंस, ठीक है। और यहाँ पर हमें आर्यंस की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो थी आर्यंस की वो पता चलता है। और कैसे जो आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में कौन से और कैसे कन्फ्लिक्ट्स थे इन सब के बारे में हमें वैदिक लिटरेचर के में पता चलता है।
वैदिक लिटरेचर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो था वो ओरली बोल बोल के ट्रांसमिट किया जाता है, लोगों को ट्रांसफर किया जाता था बोल बोल के। और जो इसके अंदर टेक्स्ट, जो सेक्रेट टेक्स्ट को ट्रांसफर किया जाता था ओरली, वो थे वेदास, ब्राह्मणास, आर्यंकास और उपनिषद। ठीक है, श्रुति में सोच लेना जो चीजें बोल के ट्रांसफर की जाती थी एक दूसरे के थ्रू, वो श्रुति होता। तो स्मृति जो याद रखी जाती थी, जैसे कि जितने भी पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है वो सब स्मृति के अंदर आते हैं। ये चीजें याद रखी जाती थी, इन्हें ओरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता था। पुराण में, अब हम पुराण पढ़ेंगे। पुराण देखो काफी असेंशियल टेक्स्ट था, क्योंकि ये हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो पुराण से मिलती है। और टोटल नंबर ऑफ पुराण जो एग्जिस्ट करते हैं वो 18 है, 18 पुराण जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मत्स्य मत्स्य वायु और विष्णु पुराण जो है सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करती है इंडियन डायनेस्टीज की, सर्विंग एज द प्राइमरी सोर्स आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत की बैटल के बाद जितनी भी डायनेस्टीज आई है, उनका जो हमें प्राइमरी सोर्स मिला है, उनके जो हमें रिलायबल सोर्स मिले हैं, वो हमें मत्स्य वायु और विष्णु पुराण से मिले कि हाँ उस टाइम पे ये वाली डेंसिटी एग्जिस्ट करती थी। Purans contribute to the cultural history of ancient India, offering a chronological accounts of different densities. पुराण्स में जो है हमें अलग अलग डायनेसिटी के अलग उनके क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स के बारे में पता चलता है, किस राजा के बाद किसके बेटे ने, किसने जो है थ्रोन को इनहेरिट करा, ये हमें पुराण से पता चलता है। और जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वंशावली। वंशावली का जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है हमें वो पुराण से मिलता है। और जो वंशावली थी वो एंशियंट रूलर थे, एंशियंट डायनेसिटी थी कलियुगा की। पुराण जो है काफी यूजफुल है हिस्ट्री को पढ़ने में। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पुराण है वो है वायु पुराण, सकंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। महाभारत और रामायण, देखो दो एपिक्स हैं हमारी, महाभारत और रामायण, और दोनों की दोनों जो है 400 AD में कंपाइल्ड की गई है। महाभारत को जो है पुराना ओल्डर माना जाता है 400 AD से भी, एंड इट पॉसिबली रिफ्लेक्ट द स्टेट अफेयर्स फ्रॉम 10th सेंचुरी BC टू 4th AD सेंचुरी। की महाभारत में माना गया है कि जो 10वीं सदी से लेकर 4th सेंचुरी तक हमें बताया गया कि कैसे स्टेट के एफर्ट्स, कैसे स्टेट को रन किया जाता, कैसा क्या कहाँ के लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हमें महाभारत में पता चलता है 400 AD का। ठीक है, ओरिजिनली महाभारत जो है वो 8800 वर्सेस कंटेन करती है, कंसिस्ट करती है, और इसको जय संहिता भी बोला जाता है या फिर कलेक्शन डीलिंग विद विक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, और दीज वर रेज टू 24,000 एंड कम नोन एज भारता। धीरे धीरे जो है ये 24,000 तक जो वर्सेस थे उनको बढ़ा दिया गया और इसको भारता बोला जाना शुरू करा। भारता ये जो नाम रखा था ये इंडिया के जो ओल्डेस्ट वैदिक ट्राइब्स थे ना, उनके नाम पर रखा गया था भारता। The final compilation brought the verse to 1 lakh which came known as the महाभारत। तो जो फाइनल कॉम्पिलेशन जो फाइनल होता है उसके अंदर 1 लाख वर्ष आते हैं और फिर उसको बोला जाता है महाभारत या फिर शास्त्राहारी संहिता समिति। ठीक है, इसके अंदर जो है नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और डायरेक्टिक मटेरियल है। यहाँ पर चीजों को डिस्क्राइब करा गया है, नरेट किया गया है और कुछ चीजों को डिक्टेट भी किया गया है। ये चीजें जो है महाभारत के अंदर है। रामायण जो है वो ओरिजिनली 12,000 वर्सेस को कंसिस्ट करता था, जो कि बाद में बढ़ाकर 24,000 कर दिए गए। ये माना जाता है कि ये जो कंपोज है रामायण का वो महाभारत से बाद हुआ था, लेटर हुआ था। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर देखो, द रिलीजियस बुक ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज एंड इंसिडेंट। जो जितनी भी जैन्स की और बुद्धिस्ट की जो रिलीजियस बुक है ना, वहां पर हमें हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज और इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। एक तो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, जो उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज होती थी मगध और साउथ बिहार के लोगों की। They were finally compiled in the सेकेंड सेंचुरी BC इन श्रीलंका। ये जो चीजें जो है वो कंपाइल की गई, साथ में लिखी गई जो है वो सब चीजें लिखी जो गई थी ये सेकेंड सेंचुरी में लिखी गई थी श्रीलंका के अंदर। बट जो इसका कैनोनिकल पोर्शन है यहाँ पर काफी बड़े हिस्से के अंदर स्टेट को रिफ्लेक्ट किया गया है, जो बुद्धा एज थी, एज ऑफ बुद्धा इन इंडिया। कैसे
कैसे ये जो बुद्धा जो इंडिया के अंदर थे उनका स्टेट अफेयर्स कैसा था, ये सब चीजें जो है इसके अंदर काफी बोल्डली रिफ्लेक्ट किया गया है। एंड दे टेल अस नॉट ओनली अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा, इसमें हमें सिर्फ बुद्धा जी की लाइफ के बारे में पता नहीं चलता है, यहाँ पर हमें जो अदर बुद्धिस्ट किंग थे जिन्होंने मगध, नॉर्थ बिहार, ईस्टर्न और उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी में रूल किया है, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। देखो, जटाकास आर द बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा प्रीवियस ईयर। जो जटाकास थी, इसके अंदर जो थी बर्थ स्टोरी थी बुद्धास के प्रीवियस ईयर्स की, मतलब जो बुद्धास की स्टार्टिंग की जो प्रीवियस ईयर्स की स्टोरी थी, बर्थ स्टोरी थी, उनके बचपन की जो कहानियां थी वो जटाकास के अंदर आती थी। These were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. और ये माना जाता है कि ये चीजें जो है कुछ आम लोगों ने सुनाई गई जो बाद में लिखी गई और बुद्धिस्ट मोंग ने जो है इन्हें प्रिजर्व कर लिया, क्योंकि दे थ्रो लाइट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बिटवीन 5th to 2nd century BC, क्योंकि यहाँ पर हमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चल रहा था 5th to 2nd BC सेंचुरी के 5th to 2nd century तक हमें इनके सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन का पता चल रहा था। दे ऑल्सो मेक इंसिडेंटल रेफरेंस टू पॉलिटिकल इवेंट्स, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बात की गई है जो बुद्धास के टाइम पे हुए हैं। सॉरी। द जैन टेक्स्ट वर रिटन इन पारकृत। देखो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो पाली में लिखे गए हैं और जैन टेक्स्ट जो है वो पारकृत में लिखे हैं, और ये कंपाइल्ड हुए हैं, ये लिखे गए हैं 6th century के दौरान वल्लाभी गुजरात के अंदर। They contain many passages which have to reconstruct political history of Eastern UP and Bihar in the age of Mahavira। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे पैसेज है, ऐसे पैराग्राफ्स है जहाँ पर हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ईस्टर्न यूपी और बिहार की महावीरा के टाइम पे। ठीक है, जैन टेक्स्ट के अंदर ट्रेड्स और ट्रेडर्स के बारे में रिपीटेडली बात की गई है। अब हम सेक्युलर लिटरेचर पढ़ेंगे। देखो, secular class of literature refer to the law book called the Dharma Sutra, Simritis, biographies, plays, dramas, and the literature of South India called Sangam literature। देखो, सेक्युलर लिटरेचर के अंदर हम जो है जो मेनली चीजें हम पढ़ते हैं वो आती है, एक तो लॉ बुक है धर्म सूत्रा, स्मृतिज पढ़ते हैं हम, बायोग्राफीज पढ़ते हैं, प्ले, ड्रामा, और एक जो साउथ इंडिया का सबसे फेमस लिटरेचर है संगम लिटरेचर के बारे में जो है हम सेक्युलर लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं। देखो, धर्म सूत्रास जो है वो 500 से 200 BC के दौरान लिखी गई थी, और इसका जो एंड द प्रिंसिपल स्मृतिज वर कोडिफाइड इन द फर्स्ट 6 centuries ऑफ क्रिश्चियन एरिया, और जो स्मृतिज के प्रिंसिपल्स थे उनको कोडिफाई किया गया कुछ स्टार्टिंग की 6th century जो थी, 6th century CE में जो है इसको कोडिफाई किया गया, और फिर यहाँ से लिखा गया लोगों की ड्यूटीज क्या है, डिफरेंट वर्नास क्या है, और कैसे किंग और उनके जो ऑफिशियल का वर्क है, ये सब धर्म सूत्राज में हमें मिलता है। ठीक है, धर्म सूत्राज में हमें प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रूल बनाया गया है वो भी मिलते हैं, जैसे कि कौन सी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, कौन सी को बेच सकते हैं, और कौन सी को जो है इनहेरिट कर सकते हैं, ये सब चीजें भी हमें धर्म सूत्राज में मिलती है। एंड दे आल्सो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर पर्सन गिल्टी ऑफ थेफ्ट, असोल्ट, मर्डर, अडल्ट्री एंड एक्स्ट्रा, और यहाँ पर पनिशमेंट की बात भी की गई है। एन इम्पोर्टेंट लॉ बुक इज द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। देखो, अर्थशास्त्र काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, और आर्यभट्ट ने जो थी अर्थशास्त्र लिखी थी, और इट वाज डिवाइडेड इन 15 बुक्स, ये 15 बुक्स में टोटल जो है डिवाइडेड है, एंड ऑफ विच बुक्स सेकंड एंड थर्ड मे बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट डेट, और जो सेकंड और थर्ड बुक जो है वो अर्लीस्ट डेट की मानी जाती है, मतलब काफी पुरानी बुक मानी जाती है। एंड द बुक वाज पुट इन द फाइनल फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा, और ये बुक्स को जो है उसकी फाइनल फॉर्म में जो है सी के दौरान, सी क्रिश्चियन इरा में की शुरुआत में आई थी, ये उसको प्रॉपर फॉर्म मिला था, वो क्रिश्चियन इरा के बिगिनिंग में मिला था। द अर्लीस्ट पोर्शन जो इसका सेकंड और थर्ड पोर्शन है अर्थशास्त्र का, यहाँ पर सोसाइटी और जो मौर्यास की सोसाइटी की इकोनॉमिक्स थी उनके बारे में बात की है कि कैसे मौर्य के जो लोग थे वो रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब चीजें जो हमें अर्थशास्त्र में पता चलती है। और इट्स प्रोवाइड रिच मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, और एंशिएंट इंडिया की पॉलिटी और इकोनॉमी की जो हमें रिच इंफॉर्मेशन मिलती है, मटेरियल जो मिलता है वो हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। देखो, सेक्युलर लिटरेचर के अंदर
भाषा, कालिदास और बाणभट्टा के वर्क्स भी आते हैं। दे थ्रू लाइट्स ऑन द कंडीशन ऑफ टाइम विच दे राइटर बिलोंग, और जो ये काम है ये उस टाइम की कंडीशन, उस टाइम की जितनी भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस जितनी कैसी भी कंडीशन थी उन सब चीजों के बारे में दर्शाते हैं। एंड दे ऑल्सो थ्रो लाइट्स ऑन सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया इन द एज ऑफ गुप्ता। गुप्ताज के टाइम में कैसी थी सोशल और कल्चरल लाइफ, ये बारे में जो हमें पता चलता है वो हमें भाषा, कालिदास और बाणभट्टा की सेक्युलर लिटरेचर से पता चल जाता है। कालिदास कॉम्प्रोमाइज काव्यास एंड ड्रामा, और जो कालिदास का फेमस ड्रामा है वो अभिजन्य शकुंतलम है, काफी फेमस है ये कालिदास का ड्रामा। हर्षचरित्रा बाणभट्टा ने लिखी थी, ठीक है, ये एक बायोग्राफी है, 7th सेंचुरी में लिखी थी, 7th सेंचुरी के अंदर लिखी थी, एक सेमी बायोग्राफिकल है जो संस्कृत में लिखी गई थी और एक फैंसी स्टाइल में, संस्कृत लैंग्वेज में और फैंसी स्टाइल में लिखी गई थी। इट डिस्क्राइब द अर्ली करियर ऑफ हर्षवर्धन, जो किंग थे हर्षवर्धन, उनके जो अर्ली करियर था, उन लोग करियर की शुरुआत जो थी वो सब जो है हमें हर्षचरित्र में पता चलता है। और यहाँ पर हमें काफी एक्सीलेंट आइडिया मिलता है, काफी अच्छा आइडिया मिलता है कि कैसे हर्ष के अंदर जो उनकी जो कोर्ट लाइफ थी, सोशल और रिलीजियस लाइफ जो थी वो कैसी थी, उसका जो हमें आइडिया मिलता है वो बाणभट्टा के हर्षचरित्र वक्त से मिलता है। संध्याकारा नंदी रामचरित्रा नरेट्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कविवर्ता पीजेंट्स एंड पाला प्रिंस रामपाल। और जो रामचरित्र है, संध्याकारा संध्याकारा नंदी की रामचरित्र जो है, यहाँ पर हमें पता चलता है एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कविवर्ता पीजेंट्स और पाला प्रिंस के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में जो पता चलता है वो हमें यहीं से पता चलता है। बिल्हांस विक्रम का देव चरित्र रिकाउंट्स द अचीवमेंट ऑफ विक्रमदत्त। देखो बिल्हांस की जो विक्रमदेव चरित्र थी, यहाँ पर हमें विक्रमदत्त के अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है। और ये जो विक्रमादित्य सिक्स्थ जो विक्रमादित्य थे ये चालुक्य किंग थे कल्याण की। और राजतरंगी और द स्ट्रीम ऑफ किंग जो है कल्हान ने लिखी थी 4th सेंचुरी में, और ये एक स्ट्रिंग है बायोग्राफी की, कश्मीर किंग्स की जो बायोग्राफीज की सीरीज है उसको राजतरंगी या फिर स्ट्रीम ऑफ किंग्स भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।